अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदर बदियुज़्ज़मान है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बरवक्त इलाज। आज का हमारा मौज़ू बहुत अहम है और सबसे मौज़ू पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि आज हमारे गेस्ट कौन हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहतेशाम खालिद। डॉक्टर एहतेशाम खालिद एज़ कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं आइडियल मेडिकेयर क्लिनिक मुल्तान में। तो मिलते हैं डॉक्टर एहतेशाम से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतेशाम, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम डॉक्टर एहतेशाम से बात किस बारे में करेंगे। आज हम बात करेंगे मिर्गी या एपिलेप्सी के बारे में। ठीक, अभी डॉक्टर एहतेशाम आपने ज़िक्र किया, अभी आपने कहा कि उसको डायग्नोज़ किया जाए। तो डायग्नोसिस में एक तो ये अलामात के मरीज़ ने बताया या मरीज़ के घरवालों ने बताया कि इस तरह के दौरे पड़ेंगे और हमने ये सारी चीज़ें मालूम कर लीं, जो भी डिटेल्स आपने हमें बताई हैं कि दौरे की कैफ़ियत में ये हो सकता है। उसके बाद हम क्या ऐसी चीज़ है, मरीज़ को क्या पता होना चाहिए कि मेरे कौन से टेस्ट होंगे, क्या मेरे खून के टेस्ट होंगे, कोई और चीज़ें होंगी, तो वो क्या चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़रा हमें बताइए कि ईईजी या खून के टेस्ट या जो भी चीज़ जिससे मरीज़ की तशख़ीस में, डायग्नोसिस में मदद। तो तशख़ीस की जब भी हम बात करते हैं तो 2 तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। एक वो टेस्ट होते हैं जो ये देखने के लिए कि वाक़ई ये दौरे हैं या नहीं हैं, या इन दौरों की नौइयत क्या है। और दूसरे वो टेस्ट हैं जो इसलिए करवाए जाते हैं कि ये देखा जा सके कि दौरे हुए क्यों हैं। एक तो उनकी वजह जानने के लिए और एक दौरों को जानने के लिए। तो जो दौरों को जानने के लिए टेस्ट किया जाता है, उनमें सबसे अहम टेस्ट है ईईजी, जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी तारें सर पे लगा दी जाती हैं और दिमाग की एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको एक मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो रिकॉर्डिंग 30 मिनट से लेके 2 घंटे और बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा देर की हो सकती है, जिसको फिर बाद में स्पेशलिस्ट जो हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं या एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं, वो देखते हैं और उसकी बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि दौरों की नौइयत क्या है। इसमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि इस टेस्ट की सेंसिटिविटी, यानी अगर हम ये टेस्ट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मरीज़ के दौरों की प्रॉपर तशख़ीस मुकम्मल हो पाएगी, वो सिर्फ़ 25 से 30% है। 70% मरीज़ ऐसे हैं जिनका हम ये टेस्ट कर भी लेंगे तो हमें दौरों की नौइयत या टाइप का पता नहीं चलता। क्योंकि बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन मरीज़ करते हैं कि जी ईईजी तो नॉर्मल है, तो आपका क्या ख़्याल है, ये दौरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन ईईजी एक टेस्ट है। इसके अलावा ये जानने के लिए कि दौरे हो क्यों रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन के टेस्ट हैं। बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में भी ड्रग स्क्रीन है, ये देखने के लिए कि खुदा न ख़ास्ता मरीज़ ने कोई ऐसी दवाई या टॉक्सिन या ड्रग तो नहीं लिया जिसकी वजह से दौरे हो रहे हैं। इसके अलावा एमआरआई किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि खुदा न ख़ास्ता दिमाग में कोई और मसला तो नहीं है, जैसे इन्फेक्शन हो सकती है, फ़ालिज हो सकता है, खून बहा हो सकता है और कैंसर का मसला भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द केस आप डिसाइड करते हैं और उससे आपको पता चल सकता है कि दौरों की वजह क्या थी। फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं। अगेन अगर आप ईईजी करवा लेते हैं और ये सारे वर्कअप करवा के कंफर्म कर लेते हैं कि दौरों की टाइप क्या है, उसकी वजह क्या है, तो उस वजह के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो अब डॉक्टर एहतेशाम, चूँकि आपने खुद ही ज़िक्र कर दिया कि इन दौरों के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है, तो थोड़ा-सा हमें बताइएगा कि ट्रीटमेंट बेसिकली अमूमन लोगों को पता होता है कि ये दवाइयाँ होती हैं, गोलियों की फ़ॉर्म में ये मौजूद होता है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बता दें कि ये गोलियाँ जो हैं वो किस किस्म की होती हैं? अमूमन जो है वो, जैसे आपने पहले ज़िक्र किया कि अगर आप मरीज़ को सही तशख़ीस कर लें और तो वो लो डोज़ में भी इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। तो कौन-सी ऐसी मतलब जनरली मरीज़ों की अवेयरनेस के लिए कि उनको क्या पता हो कि कब जब डॉक्टर ने दवा दी है तो कितनी दफ़ा हमें दवा मिलेगी, दिन में 2 दफ़ा खानी होगी, 3 दफ़ा खानी होगी, अमूमन क्या ट्रेंड होता है दवाइयों का, और कितने अरसे के बाद जो है वो ये हम सोचें कि दवाई की जो डोज़ है वो कम हो सकती है। इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमें मेडिसिन डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, एक तो दौरों की किस्म है कि दौरों की किस्म या टाइप क्या है या नौइयत क्या है।
इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर्स जो हमें हेल्प करते हैं दवाइयों की, क्योंकि 20 या उससे भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो अवेलेबल हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो मरीज़ की उम्र है, दवाइयों की कॉस्ट है और मरीज़ क्या चाहता है। क्योंकि अगर आप गोली वो चाहते हैं या दिन में 1 दफ़ा आपको खानी पड़े, ठीक है, और उससे दौरे कंट्रोल हो जाएँ और उसके साइड इफ़ेक्ट कम हो, तो यकीनन उसकी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। अगर दवाई ऐसी है जो आपको 3 मर्तबा या 2 मर्तबा खानी पड़े और उसके साइड इफ़ेक्ट बेशक थोड़े से ज़्यादा हो जाएँ, जो कि अमूमन ओल्ड जनरेशन या जो स्टार्टिंग मेडिसिन्स शुरू-शुरू में जो डिस्कवर हुई या बनी, उनमें ऐसा होता है, तो उनकी कॉस्ट अमूमन कम होती है। अगेन उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा मरीज़ की एज, कन्वीनियंस, कॉस्ट और दौरों की टाइप, इसकी बेसिस पे दवाई डिसाइड की जाती है। अब जो दवाई डिसाइड की जाती है वो दिन में 1 मर्तबा भी हो सकती है, 2 मर्तबा भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो डोज़ एडजस्टमेंट है, वो एक स्लो प्रोसेस है। बल्कि मैं आपके ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी डॉक्टर डिसाइड करें, जिसको आप अपने दौरों के लिए दिखाते हैं, बराए मेहरबानी उसी डॉक्टर के साथ कुछ अरसा फ़ॉलो अप करते रहें। जब हम डॉक्टर हॉपिंग करते हैं, एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाया, अगली दफ़ा दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरी दफ़ा किसी और डॉक्टर को दिखाया, इस सारे प्रोसेस में कोई भी डॉक्टर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि इनको दवाई किस डोज़ में देनी है, अब कौन-सी क्लास की मेडिसिन देनी है, मेडिसिन स्विच करने की ज़रूरत है या नहीं। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट करिए, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप एंड स्लो प्रोसेस। एक अच्छी दवाई एक मरीज़ के लिए डिसाइड करने में आसानी से 6 महीने से 1 साल लग सकता है। और फिर उस मरीज़ के दौरों की टाइप पे डिपेंड करते हुए उसको कंट्रोल करने में मज़ीद भी कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अमूमन 1 साल का टाइम चाहिए कि ये दवाई पर्टिकुलरली पेशेंट को सूट करती है या नहीं करती है, इसकी कौन-सी डोज़ है जिस पे दौरे कंट्रोल होंगे, मरीज़ को इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे। अब डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। जो मरीज़ छोटी उम्र में होते हैं, उनका वज़न कम होता है, तो उसमें अमूमन आप लो डोज़ से शुरू करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता डोज़ बढ़ाते हैं। बड़ों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन बड़ों का वेट तेज़ी से नहीं बढ़ता। बच्चे चूँकि ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, तो उनका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो उस हिसाब से डोज़ को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप हर 6 महीने, साल में डॉक्टर को एक दफ़ा दिखाएँ ज़रूर। क्योंकि जो कॉमन मिस्टेक तमाम पेशेंट्स करते हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, वो ये कि जब दौरे कंट्रोल हो गए, फिर उसके बाद वो समझते हैं अब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और यही डोज़ हम खाते रहेंगे। ठीक है? तो ये गलती है, फिर दौरे हो जाते हैं और दौरों की वजह से चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। और जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जब हम डोज़ बढ़ाते हैं तो मज़ीद इन पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनको भी देखने की, मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर एहतेशाम के दौरे कंट्रोल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने दवा बंद कर देनी है। मरीज़ को चाहिए कि वो जिस भी डॉक्टर को दिखा रहा है, जब उसकी डोज़ एडजस्ट हो गई है, या तो मरीज़ ये करते हैं जैसा आपने कहा कि वो वही डोज़ में दवा खाते रहते हैं, या दूसरी सूरत हमारे यहाँ ये होती है कि मरीज़ कहता है कि जी अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। वो बगैर अपने डॉक्टर से पूछे दवा बंद कर देता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि मरीज़ को ये पता हो कि दवा उसने खुद से बंद नहीं करनी, उसने डॉक्टर से राय लेनी है, डॉक्टर जब कहेगा तो उसने फिर दवा बंद करनी है। तो मेरा ख़्याल है डॉक्टर एहतेशाम आपने हमें बहुत सारी अच्छी मालूमात दी एपिलेप्सी और या मिर्गी के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है एपिलेप्सी के हवाले से या जनरली आप न्यूरोलॉजी के हवाले से कोई सवाल डॉक्टर एहतेशाम से पूछना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि किसी ख़ास टॉपिक पे, किसी ख़ास मौज़ू पे हम बात करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एहतेशाम। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।